हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज हम आपको जो अध्याय 13 है, अध्याय 13 दोलन ऑस्किलेशन, यह अध्याय आपको पूरा कराएंगे। उम्मीद है आप लोगों की जो स्टडी है वो अच्छे से ठीक ढंग से चल रही होगी और परीक्षा का समय निकट है। आप धीरे धीरे और द्रुत गति से पाठ्यक्रम पूरा करते जाएं। सबसे पहले जो टॉपिक है इसमें हम देखते हैं दोलन और आवर्ती गति। इसके अंतर्गत जो प्रश्न है वो पहला प्रश्न, आवर्ती गति किसे कहते हैं, इसको हम समझेंगे। इसका उत्तर है कि यदि कोई वस्तु एक निश्चित समय के पश्चात अपने मार्ग को बार बार दोहराती है तो उसकी इस प्रकार की गति को आवर्ती गति कहते हैं। उदाहरण है जैसे घड़ी की सुइयों की गति जो होती है। अब घड़ी की सुइयां जो होती हैं वही मार्ग बार बार अपनाती हैं, इसलिए उसकी इस प्रकार की गति को हम आवर्ती गति कहते हैं। पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति जो होती है यह भी एक आवर्ती गति है। इसी प्रकार चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है और ये 27.3 दिन में अपनी गति को दोहराता है, तो चंद्रमा की गति भी एक प्रकार से आवर्ती गति है। अगला प्रश्न है कि कंपनिक अथवा दोलनी गति किसे कहते हैं। इस प्रश्न का जो उत्तर है वो इस प्रकार से है कि यदि कोई वस्तु है वह स्थिर बिंदु के दाएं बाएं या आगे पीछे या इधर उधर टू एंड फ्रो गति करती है तो वस्तु की गति को कंपनिक अथवा दोलनी, वाइब्रेटरी या ऑस्किलेटरी गति कहते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि कोई एक स्थिर बिंदु है, इस बिंदु के दाएं बाएं या आगे पीछे कोई वस्तु गति करती है तो दोलनी गति कहलाती है, कंपनिक गति कहलाती है। इसका उदाहरण दिया हुआ है पेंडुलम घड़ी का। पेंडुलम जो होता है, लोलक जो होता है, उसकी गति 2 सेकंड बाद गति दोहराता है, तो पेंडुलम वाली घड़ी की जो दोलनी गति है। इसी प्रकार वाद्य यंत्रों के तारों की गति दोलनी गति है। इसी प्रकार हृदय के धड़कन 0.8 सेकंड के बाद गति दोहराता है। ये अब आप लोग समझ गए होंगे कि आवर्ती गति क्या होता है और दोलनी गति क्या होता है। अगला प्रश्न है, आवर्त गति से संबंधित परिभाषाएं लिखो। पहला है माध्य स्थिति, दूसरा है एक कंपन या एक दोलन, तीसरा है आवर्तकाल या दोलन काल, चौथा है आवृत्ति और पांचवा है आयाम। तो सबसे पहले माध्य स्थिति किसको बोलते हैं, इसको देखते हैं अपन। आवर्त गति अथवा कंपन गति करता हुआ कोई कण किसी निश्चित बिंदु के इधर उधर दाएं बाएं या आगे पीछे या ऊपर नीचे गति करता है तो उस निश्चित बिंदु को ही हम माध्य बिंदु या माध्य स्थिति कहते हैं। अगला है एक कंपन किसको कहते हैं या एक दोलन किसको कहते हैं। तो आवर्त गति अथवा कंपन गति करता हुआ कोई कण जब अपनी माध्य स्थिति से एक तरफ जाकर पुनः वापस आकर तथा आगे दूसरी दिशा में जाकर पुनः वापस अपनी माध्य स्थिति में आता है तो उसे एक कंपन या एक दोलन या एक आवर्त कहते हैं। तो मेरे ख्याल से आप एक कंपन या एक दोलन को समझ गए होंगे। ये देखिए, ये माध्य स्थिति है। माध्य स्थिति से अगर कोई कण सबसे पहले दाहिने गया,
दाहिने के बाद फिर बाएं आया, फिर माध्य स्थिति को पार करते हुए बाएं गया और फिर माध्य स्थिति में आया। तो इतना जो दोलन है, इतना जो चलना है, वो एक दोलन कहलाता है, एक कंपन कहलाता है या एक आवर्त कहलाता है। इसके बाद है आवर्तकाल। किसको बोलते हैं? तो नाम से स्पष्ट, काल यानी होता है समय। तो आवर्तकाल या दोलन काल किसको बोलते हैं? इसको टाइम पीरियड भी बोलते हैं। तो इसका उत्तर यह रहेगा, एक कंपन या एक दोलन या एक आवर्त में लगे समय को आवर्तकाल या दोलन काल कहते हैं। इसे अधिकांशतः कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक सेकंड होता है। तो आवर्तकाल या दोलन काल आप समझ गए होंगे कि वह समय है जिसमें एक दोलन पूरा होता है। अगला प्रश्न है, अगला टॉपिक है आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं? तो एक सेकंड में दोलनों की या कंपन या आवर्तों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। इसे प्राय एन से या एफ से या न्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक प्रति सेकंड या हर्ट्ज होता है। अगला प्रश्न है आयाम, प्रश्न नहीं टॉपिक है, एम्पलीट्यूड किसे कहते हैं? आयाम या एम्पलीट्यूड किसे कहते हैं? तो बहुत इजी है कि आवर्त गति कर रहा कण का माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन आयाम कहलाता है। इसे स्मॉल ए या कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक मीटर होता है। ये देखिए, ये माध्य स्थिति के दोनों तरफ ये कण यदि चलता है तो ये विस्थापन है, और जब ये अधिकतम विस्थापन की स्थिति में पहुंचता है तो ये कहलाता है आपका आयाम। इसके या तो स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं या कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आवृत्ति और आवर्तकाल के बीच संबंध ज्ञात करो। तो इसका उत्तर यह है कि हम जानते हैं कि एक दोलन में लगा समय क्या हो जाएगा? कैपिटल टी हो जाएगा, तथा एक सेकंड में दोलनों की संख्या को हम कैसे दर्शाते हैं? न्यू से दर्शाते हैं। अब हम यहाँ जबकि जमाएंगे कि जबकि न्यू दोलन में लगा समय एक सेकंड है, तो एक दोलन में लगा समय क्या कहलाएगा? ये वाला 1/न्यू आ जाएगा, यहाँ पर 1/न्यू सेकंड हो जाएगा। और आप जानते हैं एक दोलन में लगा समय को हम क्या कहते हैं? आवर्तकाल कहते हैं। तो आवर्तकाल कैपिटल टी बराबर हो जाएगा 1/न्यू। अतः टी और न्यू के बीच में क्या संबंध होता है? ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। इस प्रकार से ये पहला टॉपिक खत्म होता है। दूसरा टॉपिक है आपका सरल आवर्त गति किसको कहते हैं? इसको हम देखते हैं। प्रश्न टॉपिक है अपना सरल आवर्त गति। सरल आवर्त गति टॉपिक है। प्रश्न है सरल आवर्त गति किसे कहते हैं? इसकी विशेषताएं लिखिए। उत्तर इसका, जब सरल रेखा में आवर्त गति होती है तो इसे सरल आवर्त गति कहते हैं। जैसे सरल लोलक यानी पेंडुलम की गति यदि आयाम अत्यंत कम है तो सरल आवर्त गति होती है। विशेषताएं, पहली विशेषता तो यह है कि सरल रेखा में आवर्त गति होती है। दूसरी विशेषता यह है कि एक निश्चित समय के पश्चात माध्य स्थिति से गुजरता है। तीसरी, प्रत्यानयन बल वस्तु के विस्थापन के समानुपाती होता है, यानी कि F समानुपाती होता है -y के। ऋण चिन्ह यह बताता है कि प्रत्यानयन बल विस्थापन के विपरीत कार्य करता है। अब आप जानते हैं कि समानुपातिक चिन्ह हटाते हैं, बराबर का चिन्ह करते हैं तो एक नीतांक का गुणा हो जाता है। तो ये है k, तो F बराबर हो जाएगा ky, जहां k एक नीतांक है। तो ये इस प्रकार से इतना ही हमको सरल आवर्त गति में पढ़ना था। थोड़ा सा हमने पढ़ लिया है, ये टॉपिक खत्म होता है। अगला टॉपिक आता है आपका सरल आवर्त गति व
एक समान वर्तुल गति। वर्तुल गति यानी होता है, ध्यान दीजिएगा, वर्तुल गति यानी होता है आपका वृत्तीय गति। ये जो वर्तुल गति दी हुआ है इसका अर्थ होता है वृत्तीय गति। हमारे सिलेबस में उसको वर्तुल गति लिखा हुआ है, तो वर्तुल गति और वृत्तीय गति एक ही होती है। इसमें जो प्रश्न आ सकता है परीक्षा में, एक समान वृत्तीय गति कर रहे कण का व्यास पर डाला गया लंब बिंदु सरल आवर्त गति करता है, इससे कण के विस्थापन के समीकरण प्राप्त कीजिए। यहां पर आप देख रहे होंगे कि एक वृत्तीय मार्ग है आपका। इस वृत्तीय मार्ग का नाम है आपका एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश। ये वृत्त की परिधि है। वृत्त की परिधि के ऊपर कोई वस्तु गति कर रही है इस डायरेक्शन में। तो दो एक्सिस यहां हमने बना दिए हैं। एक है आपका एक्स एक्स डैश एक्सिस और दूसरा है वाई वाई डैश एक्सिस। एक वृत्तीय मार्ग COA है। इसका क्या तात्पर्य होता है? C का तात्पर्य होता है सर्कल से, कि ये एक सर्कल है। O का तात्पर्य है कि मूल बिंदु का निर्देशांक का मान जो है वो O है, और A इसकी त्रिज्या है। A यहां से यहां तक की त्रिज्या है। इस मार्ग पर कोई कण वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज गति कर रहा है। मान लीजिए यहां पर कोई कण है x पर, और ये इस दिशा में, घड़ी की उल्टी दिशा में वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज गति कर रहा है। तो कण से व्यास y y डैश पर डाला गया लंब बिंदु M व्यास y y डैश पर सरल आवर्त गति करता है। यहां पर आप देखेंगे कि यदि हम यहां पर एक लंब डालें AM, तो ये जो M बिंदु है ये पहले तो ऊपर जाता है इस प्रकार से, और फिर जब यहां पर पहुंच जाता है तो M ऐसा चला जाता है और ये बिंदु वापस आता है। इस प्रकार से ये कण जो होता है यहां पर, ये सरल आवर्त गति करता है। यदि समय t के साथ विस्थापन का ग्राफ खींचें तो उक्तानुसार साइन ग्राफ प्राप्त होता है। आप यहां पर देख रहे हैं, यदि हम विस्थापन को y एक्सिस पर ले लें और समय को यदि हम x एक्सिस पर ले लें, तो यहां पर जो ग्राफ प्राप्त होता है ये इस प्रकार से आपका ग्राफ प्राप्त होता है, और ये ग्राफ कहलाता है साइन ग्राफ। तो यदि समय t के साथ विस्थापन का ग्राफ खींचें तो उपरोक्त अनुसार साइन ग्राफ प्राप्त होता है। अतः हम y को, विस्थापन को लिख सकते हैं y बराबर a साइन थीटा, जहां y क्या है? विस्थापन है, a क्या है? आपका आयाम है, और थीटा जो है ये कोणीय विस्थापन t समय में है। तो कोणीय वेग बराबर क्या होता है? कोणीय विस्थापन बटे समय, या ओमेगा बराबर थीटा बटे टी। यहां से थीटा बराबर क्या आ जाएगा? ओमेगा टी आ जाएगा। तो समीकरण 1 को हम लिख सकते हैं, थीटा की जगह हम ओमेगा टी लिख सकते हैं। यहां पर ये थीटा आया है तो थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं? ओमेगा टी लिख सकते हैं। यदि कण माध्य स्थिति x से न चलकर फाई कोण से अग्रगामी कोण पर बिंदु P से चलना प्रारंभ करता है तो उपरोक्त समीकरण का स्वरूप होगा y बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस फाई। फाई को अग्रकला कहते हैं। यदि कण माध्य स्थिति x से न चलकर फाई कोण पश्चिगामी कोण पर स्थित बिंदु P डैश से चलना प्रारंभ करता है तो उपरोक्त समीकरण का स्वरूप निम्न होगा, y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस फाई। फाई को यहां पर पश्च कला कहते हैं।
तो ये समझ गए होंगे आप। अगला जो टॉपिक है आपका सरल आवर्त गति में वेग के लिए हमको प्रश्न देखना है। सरल आवर्त गति में वेग तथा त्वरण। अब यहां पर आप देखेंगे कि एक सरल आवर्त गति कर रहे कण के लिए वेग का समीकरण निकालना है, त्वरण का समीकरण प्राप्त करना है। दो चीजों का समीकरण हमको प्राप्त करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं वेग ज्ञात करना। तो आप जानते हैं कि विस्थापन y बराबर अभी निकल के आया है a sin ओमेगा t। ये समीकरण है आपका, ये विस्थापन का समीकरण कहलाता है। अब हम जानते हैं कि वेग जो होता है ये विस्थापन का समय के साथ अवकलन होता है। तो ये हम विस्थापन का मान भर देंगे यहाँ पर। तो v बराबर क्या हो जाएगा d/dt a sin ओमेगा t। माना ओमेगा t बराबर u, तो v बराबर क्या हो जाएगा, ये a बाहर निकल जाएगा, d/du sin u du/dt। आप समझ गए होंगे। यहां पर हमने ये u लिख दिया और t के स्थान पर यहां पे u आ गया, तो du हो गया और ये du का नीचे भाग भी दे दिया और du का यहाँ गुणा भी कर दिया, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये वाला जो dt है वो यहाँ आ जाएगा। तो आप समझ गए होंगे। तो v बराबर क्या आ जाएगा, आप जानते हैं कि साइन u का जो अवकलन होता है वो cos u होता है। d/du आप साइन u बराबर होता है cos u। तो इसका मान आ जाएगा ये cos u और du/dt। अब u का मान लौटाने पर यहां पर हम u का मान लौटाएंगे तो क्या आएगा, यहां पर u की जगह ओमेगा t आ जाएगा। तो वेग v बराबर आ जाएगा a sin a cos ओमेगा t और d/dt ओमेगा t आ जाता है। अब आप यहां पे जानते हैं कि ये वाला अवकलन करेंगे तो ओमेगा बाहर हो जाएगा और dt/dt एक हो जाएगा। तो बाहर क्या आएगा, केवल a ओमेगा cos ओमेगा t। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है और ये वेग का समीकरण भी हम कह सकते हैं। अब आप जानते हैं कि cos ओमेगा t बराबर होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा t। ये कहां से आता है, ये आता है, हमारा एक फार्मूला होता है साइन स्क्वायर ओमेगा t प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा t बराबर 1 होता है। यहां पर देखिए कोण कुछ भी रहे, साइन यदि स्क्वायर में है और कॉस यदि स्क्वायर में है और बीच में प्लस का चिन्ह लगा है तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। यहां से यदि आप पक्षांतर करके निकालेंगे तो कॉस ओमेगा टी का मान आ जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी आ जा सकता। अब चूंकि ये इसका मान y बराबर क्या होता है, y बराबर है अपना a साइन ओमेगा टी। तो साइन ओमेगा टी यहां से कितना जाएगा, यहां से साइन ओमेगा टी बराबर आ जाएगा y/a। तो इसका मान यहां रख देंगे y²/a²। तो v बराबर क्या जाएगा, a ओमेगा है ही है √1 माइनस y²/a²। अब लघुत्तम समावर्तक आप जानते हैं कि a² आ जाएगा और यहां पर आ जाएगा आपके ब्रैकेट के वर्गमूल के अंदर आ जाएगा a² माइनस y²। a बाहर निकलेगा तो a और ये वाला a कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये दूसरा समीकरण आ गया। ये वेग के 2 समीकरण आपको प्राप्त हो गए हैं। ये पहला समीकरण है
ये भी वेग का समीकरण है और ये दूसरा समीकरण है, ये भी वेग का समीकरण है। अब हम देखते हैं त्वरण कैसे ज्ञात करते हैं। तो ये त्वरण ज्ञात करना, समीकरण 1 से v बराबर क्या आ रहा है, देखिए आप समीकरण 1 ये वाला है ये, तो समीकरण 1 से v बराबर क्या आ रहा है, a ओमेगा cos ओमेगा t आ रहा है। तो त्वरण f बराबर क्या होता है, हम जानते हैं कि जो त्वरण होता है ये वेग का समय के साथ अवकलन होता है, तो यहाँ पे हमने अवकलन कर दिया है। तो फिर से वही होगा, a ओमेगा cos ओमेगा t यदि हम रखेंगे तो a ओमेगा बाहर हो जाएगा, ये स्थिरांक है, केवल अवकलन होगा d बटे dt cos ओमेगा t का। अब आप जानते हैं cos ओमेगा t का जो अवकलन होता है dt cos ओमेगा t बराबर हो जाएगा आपका माइनस साइन ओमेगा t। तो ये माइनस चिन्ह बाहर आ जाएगा और यहाँ पे साइन ओमेगा टी हो जाएगा और ये a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी आ जाएगा। अब आप जानते हैं कि a साइन ओमेगा टी ये y के बराबर होता है, तो f बराबर हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर y। ऋण चिन्ह बताता है कि त्वरण की दिशा विस्थापन के विपरीत होती है। उपरोक्त समीकरण 2 व 3 से स्पष्ट है कि माध्य स्थिति में y बराबर 0 होता है। तो v बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू ए। ये कहाँ से आया है, ये यहाँ से आया है, ये यहाँ से समीकरण 2 से। समीकरण 2 से v बराबर क्या आएगा, ओमेगा इंटू ए अधिकतम होगा तथा त्वरण f बराबर 0 होगा, न्यूनतम होगा। यानी माध्य स्थिति में वेग अधिकतम होता है व त्वरण न्यूनतम 0 होता है तथा अधिकतम विस्थापन y बराबर a की स्थिति में v बराबर ओमेगा हो जाएगा और त्वरण बराबर हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर a अधिक हो जाएगा। तो इसका अर्थ है कि अधिकतम विस्थापन की स्थिति में वेग जो है कोणीय वेग के बराबर होगा और त्वरण जो होगा ये माइनस ओमेगा स्क्वायर a के बराबर होगा। अगला प्रश्न है, सरल आवर्त गति के लिए आवर्त काल का सूत्र व्युत्पन्न करो। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हम देखते हैं सरल आवर्त गति में जो त्वरण होता है ये होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर y। अब भी निकाला है हमने यहाँ पर, ये समीकरण 2 से f बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर y। केवल संख्यात्मक मान यदि हम ले लें, माइनस चिन्ह हटा देंगे तो f बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर y हो जाएगा। अब आप जानते हैं ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, f बटे y आ जाएगा, बहुत इजी है। तो ओमेगा बराबर क्या हो गया, f है आपका त्वरण और y है विस्थापन, तो त्वरण बटे विस्थापन और स्क्वायर अलग कर दिया है तो यहाँ पे अपन ने लगा दिया वर्गमूल। तो यहाँ पर अब 2 पाई बटे कैपिटल T, क्योंकि ओमेगा बराबर होता है 2 पाई बटे कैपिटल T होता है, तो ओमेगा के स्थान पे 2 पाई बटे कैपिटल T इक्वल टू त्वरण बटे विस्थापन का वर्गमूल। अब हमको आवर्तकाल निकालना है, तो यहाँ व्युत्क्रम कर दें, नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे आ जाएगा, तो t बटे 2 पाई बराबर अंडर रूट विस्थापन बटे त्वरण आ जाएगा। इसके बाद 2 पाई को यहाँ तिर्यक ले जाइए तो t बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट विस्थापन बटे त्वरण। तो इस प्रकार से आ जाएगा अपना v, चूंकि न्यू बराबर होता है 1 बटे t, ये आवृत्ति है, ये आवृत्ति है। चूंकि न्यू बराबर होता है 1 बटे t, तो न्यू बराबर हो जाएगा यहाँ से, यदि हम न्यू का मान रखेंगे यहाँ t के स्थान पे
1/न्यू रख देंगे और न्यू का मान कितना जाएगा, ये बराबर आ जाएगा 1/2 पाई और संख्याएं पलट जाएंगी, यहाँ पे त्वरण बटे विस्थापन हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये टॉपिक भी खत्म होता है। अगला टॉपिक है अपना कि सरल आवर्त गति के लिए बल का नियम क्या है, इसको देखना है आपको। सरल आवर्त गति के लिए बल का नियम। प्रश्न है, सरल आवर्त गति कर रहे कण पर प्रत्यानयन बल हेतु सूत्र प्राप्त करो। तो इसका उत्तर है, सरल आवर्त गति में त्वरण हमने पिछले टॉपिक में देखा था कि त्वरण F बराबर होता है -ω²y। यदि सरल आवर्त गति कर रहे कण का द्रव्यमान m हो तो प्रत्यानयन बल F बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण। हम मान रख देंगे द्रव्यमान को m और त्वरण को F से। तो हमने देखा कि यहाँ पर F बराबर कितना आ रहा है, -ω²y आ रहा है, यहाँ पे रख देंगे तो F बराबर आ जाएगा -mω²y। ऋण चिन्ह यह बताता है कि बल की दिशा बताता है कि वह विस्थापन के विपरीत होती है। तो आप लोग समझ गए होंगे, स्पष्ट है। यदि विस्थापन y को आप x अक्ष में और बल F को y अक्ष में रखकर ग्राफ खींचें तो एक सीधी सरल रेखा प्राप्त होती है। इस प्रकार से x अक्ष में आपने विस्थापन ले लिया और y अक्ष पर बल ले लिया और सीधी सरल रेखा प्राप्त होती है। तो यह है आपका विस्थापन बल ग्राफ। अगला प्रश्न, अगला टॉपिक है सरल आवर्त गति में ऊर्जा। प्रश्न है, सरल आवर्त गति कर रहे कण की स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा व संपूर्ण ऊर्जा ज्ञात करो। इसका उत्तर है, माना कोई कण सरल आवर्त गति कर रहा है, किसी समय t पर उसका विस्थापन y होता है और उस पर F बल कार्य करता है। अब हम स्थितिज ऊर्जा देखते हैं। स्थितिज ऊर्जा है छोटा विस्थापन dy करने पर किया गया कार्य dw, छोटा सा कार्य होगा, dw बराबर F dy होगा। तो F का मान हम रख देंगे। F का मान हम, बल का मान हमने पहले निकाल चुके हैं, mω²y आता है और छोटा सा विस्थापन dy हुआ तो dy का गुणा हो जाएगा, तो कार्य बराबर होता है बल गुणित विस्थापन। तो इस प्रकार से ये प्राप्त हो गया। अब 0 से y विस्थापन करने में किया गया कार्य निकालते हैं, तो यहाँ पर समाकलन करना पड़ेगा कि पूरा बड़ा कार्य हो जाएगा, W बराबर आ जाएगा समाकलन 0 से y तक dw। अब कार्य m dw का मान भर देंगे तो dw का मान यहाँ पे आया है आपका, ये आया dw का मान, इसको उठा के यहाँ रख देंगे तो ये प्राप्त हो गया। अब w बराबर क्या आ जाएगा, इन द ब्रैकेट 0 से y तक की लिमिट है और इसको dw को अपन ने यहाँ पर रख दिया। समाकलन करेंगे तो इतना उत्तर आएगा। इसके बाद w कार्य बराबर कितना जाएगा, mω²y² हो गया। यही कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहता है, तो स्थितिज ऊर्जा बराबर पोटेंशियल एनर्जी बराबर कितना आ गया, 1/2 mω²y² हो गया। अब अगला टॉपिक अपनी गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा y विस्थापन में कण का वेग जो होता है वो हम पहले देख चुके हैं कि v बराबर कितना होता है, ω√a² -
वाई स्क्वायर होता है। अब गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 mv स्क्वायर। तो हम यहाँ पर v का मान रख देंगे, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर आ जाएगी 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। कुल ऊर्जा जो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का टोटल होती है, तो यदि हम इनका टोटल करें तो देखिए आप m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर से 1/2 m ओमेगा स्क्वायर वाई कैंसिल हो गया, तो बचा क्या? u बराबर 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। उपरोक्त सूत्र से स्पष्ट है कि सरल आवर्त गति कर रहे कण की संपूर्ण ऊर्जा उसके विस्थापन तथा समय t पर निर्भर नहीं करती है। अगला है, जैसे जैसे कण का विस्थापन बढ़ता है उसकी गतिज ऊर्जा घटती जाती है और स्थितिज ऊर्जा बढ़ती जाती है, लेकिन दोनों का जो योग होता है वो समान होता है। अगला है, उपरोक्त सूत्र 3 से स्पष्ट है कि सरल आवर्त गति कर रहे कण की संपूर्ण ऊर्जा उसके आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है, अर्थात जो u है ये समानुपाती होता है a स्क्वायर के। अगला है कि कण की संपूर्ण ऊर्जा कोणीय आवृत्ति या आवृत्ति के वर्ग के समानुपाती होती है, यानी u समानुपाती होता है ओमेगा स्क्वायर के। अगला जो हमारा टॉपिक है यह है सरल आवर्त गति निष्पादित करने वाले कुछ निकाय हैं। इसमें पहला निकाय है अपना स्प्रिंग का प्रत्यानयन बल। हम देखेंगे स्प्रिंग को जब दबाया जाता है या खींचा जाता है तो उस पर एक बल कार्य करने लगता है जो उसे माध्य स्थिति में लाने का प्रयास करता है। इसे ही स्प्रिंग का प्रत्यानयन बल कहते हैं। तो प्रत्यानयन बल क्या होता है समझ गए होंगे स्प्रिंग का। अब हम देखते हैं कि स्प्रिंग के बल नियतांकों को समझाना है और हुक का नियम बताना है। तो स्प्रिंग का प्रत्यानयन बल का परिमाण स्प्रिंग के माध्य स्थिति से विस्थापन के समानुपाती होता है। इसे हुक का नियम भी कहते हैं। ये देखिए ये स्प्रिंग है और इसको यदि अपन खींचते हैं तो ये वाली स्प्रिंग आपकी बन जाती है और जैसे ही प्रत्यानयन बल आप लगाते हैं तो जो स्प्रिंग है वो खिंच जाती है। हुक के नियम को नीचे दिए गए क्लिप को सिलेक्ट कर समझ सकते हैं। ये यदि हम इसको क्लिक करें इसको हम बाद में देखेंगे, वीडियो को चल नहीं रहा है ये। अब अगला टॉपिक है अपना, अगला है कि हमको ये चैप्टर हमने लगभग कंप्लीट कर दिया है और आगे आप पढ़ाई कीजिए। एक और इसका टॉपिक है उसको भी समझ लीजिए। प्रश्न है कि ये वाला प्रश्न है, सरल लोलक या सिंपल पेंडुलम किसे कहते हैं? तो उत्तर है इसका सरल लोलक की प्रभावकारी लंबाई किसे कहते हैं। सॉरी, ये भी दूसरा प्रश्न का हिस्सा है। तीसरा है सरल लोलक का आवर्तकाल कैपिटल T होता है और सिद्ध करना है कि आवर्तकाल T बराबर 2π√L/G होता है। इसमें लिखेंगे किसी भारी कण को भारहीन अप्रत्यास्थ तथा लचकदार धागे से बांधकर दूसरा सिरा किसी दृढ़ आधार में बांध दिया जाए
तो यह व्यवस्था जो होती है सरल दोलक की कहलाती है। मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे कि सरल दोलक क्या होता है कि यदि किसी भारी कण को भारहीन तथा अप्रत्याश धागे से बांधकर लटका दिया जाता है तो यह सरल लोलक की व्यवस्था कहलाती है। जबकि धागे की दृढ़ आधार से कण के गुरुत्व केंद्र तक की दूरी को लोलक का प्रभावकारी लंबाई कहते हैं। तो हमारे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। अगला प्रश्न जो इम्पॉर्टेंट होता है कि सूत्र T बराबर 2π√L/G ज्ञात करना है। तो इसके लिए आप देखिए कि ये एक दृढ़ आधार है और यहाँ पर एक धागा ये है और इस पर एक कण बंधा हुआ है, ये माध्य स्थिति है। और जैसे ही हम कण को थोड़ा सा दाहिने तरफ विस्थापित करते हैं और छोड़ देते हैं तो यह जो सरल लोलक है वह आवर्त गति करने लगता है। सरल लोलक को सरल दोलक भी कहते हैं। तो यह है सरल दोलक की माध्य व विस्थापन y में स्थिति है। माना सरल दोलक की प्रभावकारी लंबाई जो है वो स्मॉल l है। सरल दोलक की B स्थिति में भार बल mg दो लंबवत घटकों में चित्रानुसार बट जाता है। देखिए B स्थिति में ये जो सरल दोलक है ये दो भागों में बट जाता है लंबवत। चित्र से स्पष्ट है कि बल mg cos थीटा तो तनाव बल को संतुलित कर लेता है, लेकिन घटक बल mg sin थीटा संतुलित नहीं हो पाता है और दूसरी के कारण सरल आवर्त गति होती है। अतः यह प्रत्यानयन बल F कहलाता है। तो प्रत्यानयन बल F बराबर क्या हो गया, mg sin थीटा हो गया। माना गोलक का त्वरण F है तो हम जानते हैं कि बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो mF बराबर आ जाता है mg sin थीटा। तो F बराबर यदि हमको निकालना पड़े तो दोनों साइड m कैंसिल हो जाएगा। तो F बराबर क्या जाएगा, g sin थीटा आएगा। थीटा जो होता है अत्यंत सूक्ष्म है तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा चाप बटे त्रिज्या या y बटे l होता है। फलस्वरूप F बराबर क्या आ गया, जी वाई बटे l आ गया। फलस्वरूप यदि आप l को यहाँ ले जाएं, g को नीचे ले आएं तो l बटे f बराबर क्या आ जाएगा, y बटे f आ जाएगा। तो विस्थापन बटे त्वरण बराबर क्या आ गया, L/G आ गया। और अब हम जानते हैं कि आवर्तकाल T बराबर क्या होता है, 2π विस्थापन बटे त्वरण होता है। तो विस्थापन बटे त्वरण को हम यहाँ पर लिख देते हैं L/G। तो उपरोक्त सूत्र ही सरल दोलक के आवर्तकाल का सूत्र है। ये बच्चों याद रखना है कि कैपिटल T बराबर होता है 2π/L/G होता है। अगला प्रश्न है सेकंड लोलक किसे कहते हैं। तो एक ऐसा दोलक जिसका आवर्तकाल 2 सेकंड का होता है सेकंड लोलक कहलाता है। इसकी प्रभावकारी लंबाई लगभग 1 मीटर होती है। तो इस प्रकार से ये वाला जो चैप्टर है आप लोग उतार लीजिए, खत्म होता है। मैंने कोशिश करी है कि लगभग 40 मिनट में ये चैप्टर खत्म हो जाए। आप लोग परीक्षा एकदम निकट है, पढ़ाई कीजिएगा, टाइम टेबल बना के पढ़ाई कीजिएगा और सारे विषयों को आप लोग पढ़िए और सफल होइए। क्योंकि जैसे जैसे आप पढ़ाई करते हैं आपका दिमाग भी तेज होता जाता है और पास होने की गारंटी भी बढ़ती जाती है। तो आप लोग पढ़ाई कीजिए और यदि चैनल आपको अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।